मैं एक थाने में इंस्पेक्टर था। एक औरत का शोहर अगवा हुआ तो इसने मेरा जीना हराम कर रखा था। वो औरत रोज़ थाने आ जाती और हंगामा खड़ा कर देती। मैंने पूरा शहर छान मारा मगर इसके शोहर का कहीं पता न चला। अब मुझे डर था कि अगर इस औरत का शोहर ना मिला तो ये मेरी नौकरी ख़त्म करवा देगी। एक रात तंग आकर मैं इस औरत के घर चला गया मगर ये देखकर मेरा कलेजा फट गया कि वो औरत तो मेरा नाम अरशद है। मेरी उम्र इस वक्त ज़्यादा नहीं थी जब मैं थाना शिकारपुर में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हुआ था। मुझे इस थाने का माहौल देखकर बड़ी परेशानी हुई। इस थाने में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। कोई किसी की बात ना सुनता। हवालदार से लेकर एसपी तक के ओहदे पर बैठे लोग जब तक लोगों से रिश्वत ना लेते कोई काम ना करते। लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही जज्बा था। मैं चाहता था कि मैं आवाम की खिदमत करूं, इनकी शिकायतें सुनूं और इनकी मुश्किलात हल करने की कोशिश करूं। मैं किसी से रिश्वत नहीं लेता था। इंस्पेक्टर अनायतुल्लाह भी मेरी सआदत से खुश थे। दरअसल वो खुद भी एक खुदातर्स इंसान थे। इस थाने में वो वाहिद इंसान थे जिन्हें मैं लोगों का हमदर्द समझता था। मैं अक्सर इन्हीं के साथ रहता। वैसे भी सब इंस्पेक्टर होने के नाते मेरी ड्यूटी ज़्यादातर इन्हीं के साथ लगा करती थी। एक दिन सुबह 11 बजे का वक्त था। हम सुबह की चाय पी रहे थे कि बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने बाहर मुड़कर देखा तो एक औरत अपना सीना पीटती हुई अंदर आने की कोशिश कर रही थी, जबकि हवालदार इसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि ये वक्त शिकायतों का नहीं है। तब इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि जाकर इस औरत को अंदर बुला कर लाओ। मैंने औरत को अंदर आने का कहा। तब इसे कुछ तसल्ली हुई। वो हमारे सामने हाँफती कांपती आकर बैठ गई। इस औरत की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। इसका लहजा इंतहाई गमगीन था। हाथ पांव कांप रहे थे। हालत वाकई परेशान कुन थी। मैंने कहा, बीबी क्या हुआ है? वो रोते हुए बोली, मेरी नई नई शादी हुई थी लेकिन मेरा शोहर 1 महीने से घर नहीं आया। मुझे डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब, कहीं मेरे शोहर को कुछ हो ही ना गया हो। इसके दुश्मन भी बड़े थे। मुझे लगता है कि किसी ने इसे अगवा किया है या फिर खुदा न ख्वास्ता। इतना कहकर औरत चुप हो गई। इसका रोना देखकर मैं भी बड़ा परेशान हुआ था। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे इशारा किया। औरत जब रो रो कर हलकान हो गई और इंस्पेक्टर साहब ने कोई हमदर्दी ना दिखाई तो वो बड़ी परेशान और हैरान होकर इन्हें देखने लगी। इंस्पेक्टर साहब ने सर से पांव तक इस औरत का जायज़ा लिया और बोले, ठीक है बीवी, हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और फिर अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके आपको थाने बुलाएंगे। बाकी सवाल जवाब बाद में करेंगे। फ़िलहाल आप घर जाएं। इंस्पेक्टर साहब के कहने के बावजूद औरत फिर सीना पीटने लगी। आप नहीं जानते जी मैं कितनी परेशान हूँ। आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, वरना मैं ऊपर तक जाऊँगी। सबको कहूँगी कि पुलिस वाले मेरी कोई मदद नहीं करते। खैर बड़ी मुश्किल से हमने इसे थाने से बाहर निकाला। इसके जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब कहने लगे कि इस औरत पर ख़ास ध्यान रखना है। ये औरत बड़ी चालाक लगती है। इसका शोहर ना मिला तो ये हमारी शिकायत भी लगा सकती है। मैं इस केस को खुद देखूंगा। फिर इंस्पेक्टर साहब कहने लगे, आज शाम को हम इस औरत को इत्तला दिए बगैर ही इसके घर चलेंगे। तुम इसके बारे में पता लगवाओ कि ये किस मोहल्ले से आई है। मैंने बाहर खड़े हवालदार से औरत का पीछा करने का कहा। इस हवालदार ने बताया कि वो औरत फारूक मस्जिद वाली गली में रहती है। मकान नंबर भी पता था। पता चला कि वाकई इसकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन इसकी हुर्रियत से लग रहा था कि बरसों की बीमार हो। खैर शाम के वक्त इंस्पेक्टर अनायतुल्लाह ने मुझे अपने घर में बुलाया। कहने लगे, तैयार हो जाओ, इस बीबी के घर जाना है। पुलिस की वर्दी में हम इस औरत के घर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया तो आसपास के लोग आकर हमें मशकूक नज़रों से देखने लगे। हमें लगा कि न जाने हम किस मकसद से आए हैं। तब मैंने इस औरत के पड़ोसी से पूछा कि आप इस औरत को जानते हो, ये कौन है, इसके साथ क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर वो बुजुर्ग अपने कानों को हाथ लगाने लगे। खुदा की पनाह बेटा, ये मियाँ बीवी तो सारा सारा दिन और सारी रात लड़ते रहते हैं। खुदा पूछे इनको, इन्होंने तो पूरे मोहल्ले का सुकून बर्बाद किया हुआ है। मगर इस औरत ने तो रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि इसका शोहर अगवा हो गया है। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। बस यही पता है कि इस औरत और इसके शोहर ने हमें बड़ा तंग कर रखा है।
دن رات ان کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ انہوں نے محلے کا سکون برباد کیا ہے، مگر مجال ہے یہ کسی کی بات سن لے۔ بزرگ تو یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن میرے پاس سوچنے کی ایک اور وجہ آ گئی۔ اتنے میں عورت نے دروازہ کھولا۔ بدستور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ ہم نے اسے سلام کیا اور گھر کے اندر آ گئے۔ گھر آ کر انسپکٹر صاحب نے اس گھر کا پورا جائزہ لیا۔ عورت بھی چور نگاہوں سے ہمیں دیکھتی رہی، جیسے اسے کسی بات کے پتہ چل جانے کا خوف محسوس ہو رہا ہو۔ کہنے لگی، آپ کو یہاں کیا ملے گا؟ میرا شوہر گم ہو چکا ہے، آپ اسے ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ اور میرے گھر میں کیا لینے آئے ہیں؟ انسپکٹر نے گھور کر عورت کو دیکھا تو وہ چپ ہو گئی، لیکن اب مجھے اس کا لہجہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ ہماری پریشانی بھول کر اسے ہمارے گھر آنے کی فکر لگ گئی ہے۔ وہ بار بار ہمیں گھر سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر صاحب نے گرج کر کہا، بی بی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے باہر چلی جائیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ انسپکٹر صاحب کی بات سنتے ہی عورت کے جیسے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیوں جی، باہر کیوں جاؤں؟ میں کیا چور ہوں اپنے ہی گھر سے باہر چلی جاؤں؟ انسپکٹر صاحب نے کہا، بی بی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں اور باہر چلی جائیں، ورنہ ہمیں دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ انسپکٹر عنایت اللہ نے گہری نظروں سے کہا تو وہ عورت گھبرا گئی۔ نہیں انسپکٹر، میں نہیں جاؤں گی، گھر کے 100 معاملات ہوتے ہیں، میں گھر آپ کے حوالے کیسے کر دوں؟ اچھا ٹھیک ہے، انسپکٹر عنایت اللہ نے کہا اور مجھے لیے گھر سے باہر آ گئے۔ میں نے کہا، انسپکٹر صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ عورت کے کہنے میں آ گئے، اچھا تھا کہ ہم گھر کی تلاشی لے لیتے، آخر وہ تلاشی دینے سے چچا کیوں رہی تھی؟ وہ کہنے لگے، تم نہیں سمجھتے، میں اس عورت کو آزما رہا تھا۔ اس کے رویے سے پتہ چل گیا ہے کہ اسے پریشانی اس بات کی ہے کہ ہمیں سچ نہ پتہ چل جائے۔ اگر یہ پریشان ہوتی تو پریشانی میں انسان اتنی باتیں نہیں سوچتا کہ گھر کھلا پڑا ہے یا پھر گھر کسی کے حوالے کر دیا جائے۔ اب تم صبر کرو اور دیکھو کہ میں اس عورت کا کیا حشر کرتا ہوں۔ انسپکٹر صاحب نے کہا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ خیر اگلے 1-2 دن خاموشی چھائی رہی۔ عورت بھی غالباً یہ سوچ کر چپ ہو گئی ہوگی کہ شوہر کی تفتیش کرنے میں اسی کا سچ کھل جائے گا، اس لیے اس نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ لیکن انسپکٹر صاحب کی نظروں میں تو وہ آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تم اپنے کپڑے بدلو، ہم بھیس بدل کر اس عورت کے گھر جائیں گے، دیکھیں گے کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی وردی اتاری اور شلوار قمیض پہن کر آ گیا۔ انسپکٹر عنایت اللہ بھی کرتا شلوار پہنے تھے۔ ہم دونوں فاروق مسجد والی گلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ابھی تک لوگ نہیں جاگے تھے، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ انسپکٹر عنایت اللہ نے مجھے گھر کے باہر ہی رکنے کا کہا اور خود اس عورت کے دروازے کے آس پاس دیواروں کا جائزہ لینے لگے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اچانک ان کی نظر ایک چونٹی پر پڑی۔ انسپکٹر صاحب چونک گئے اور کہنے لگے، جاؤ جا کر تھانے سے نفری لے آؤ، لیڈیز پولیس کی، اور پولیس موبائل بھی بلاؤ، اس عورت کو گرفتار کرنا ہے۔ انسپکٹر صاحب کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، لیکن سر ابھی تو اس عورت پر کوئی جرم ثابت بھی نہیں ہوا، پھر ہم اسے گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے مارے تجسس کے پوچھا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، اور یہ بات تمہیں پولیس میں ساری زندگی کام آئے گی۔ انسپکٹر صاحب نے مجھے تھانے جانے کا کہا۔ میں جلدی سے تھانے پہنچا، پولیس منگوائی، موبائل منگوائی اور کچھ لیڈیز پولیس کو لے کر واپس فاروق مسجد والی گلی کی طرف چلا گیا۔ پولیس کی گاڑی دیکھ کر لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، عورت کے گھر کے باہر جمع ہو گئے، گویا یہ اس کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے عورت کے آنسوؤں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لیڈیز پولیس کو حکم دیا کہ عورت کو گرفتار کر کے پولیس موبائل میں بٹھایا جائے۔ عورت پہلے مزاحمت کرتی رہی، پھر رونے لگی، بولی کہ میرا شوہر گم ہو گیا ہے، تم لوگ مجھے بھی گرفتار کر کے لے جا رہے ہو، بجائے میری مدد کرنے کے۔ انسپکٹر صاحب نے اس کی ایک نہ سنی، عورت کو پولیس موبائل میں بٹھا دیا گیا۔ تھانے پہنچ کر میں بے چین تھا کہ کب انسپکٹر صاحب اس عورت کے کیس کے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ لیڈیز پولیس نے اس عورت کی درکت بنانا شروع کر دی، اس پر بری طرح سے تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنا منہ کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں نے خود ہی اپنے شوہر کو قتل کیا ہے، اور وہ ایک ایک لفظ سچ بتائے گی۔ بلاخر اس کی کہانی اس نے اپنی زبانی
खुद सुनाई। हम दो बहनें थी। मेरा नाम मारिया और मेरी बड़ी बहन का नाम सारिया था। सारिया की शादी 3 साल पहले हो गई थी। इन दिनों मैं 16 साल की थी जब सारिया दुल्हन बनकर घर से जा रही थी। इसके जाने के बाद मैं घर में तन्हाई महसूस करने लगी। अम्मा अक्सर बीमार घर में पड़ी रहती और अब्बा दुकान पर होते। बहन भाई कोई ना था। अकेले में मेरा जी घबराता था। मेरी उम्र में अभी भी बचपना बाकी था। तब मैं अक्सर अपनी बहन को फ़ोन करके कहती कि तुम हमारे घर आ जाओ, मगर इसका अपना घर था। वो कब तक हमारे साथ रहती। हफ्ते में 1-2 बार आ जाती। एक दिन सारिया आई तो कहने लगी कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कुछ दिन वहाँ रहोगी तो तुम्हारी तबीयत भी संभल जाएगी, दिल बहल जाएगा। सारिया की बात सही थी। मुझे तो इसका घर वैसे भी बड़ा अच्छा लगता था। वो और इनके शोर साजिद भाई अकेले रहते थे। घर में किसी किस्म का शोर शराबा ना होता था। वहाँ जाकर मैं बाजी से खूब गपशप भी कर सकती थी। खुदा की करनी कि जिस दिन मैं बाजी के घर गई, इसी दिन इनकी तबीयत खराब हो गई। वो तो खुद बिस्तर से जा लगी। मुझे बड़ी परेशानी हुई। ऐसे में साजिद भाई ने उनका बहुत ख्याल रखा। वो हर चीज़ टाइम पर लाते और कहते कि अपनी बाजी को बना कर खिलाओ, मैं इन्हें बीमार नहीं देख सकता। एक दिन रात का वक्त था जब बाजी के पास बैठी बातें कर रही थी कि इन्हें नींद आ गई। मैं सोचने लगी कि अपने कमरे में जाकर सो जाऊं या यहीं रह जाऊं। फिर सोचा कि जहाँ रहना मुनासिब नहीं है। साजिद भाई क्या सोचेंगे। कि मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा बाहर साजिद भाई खड़े हैं। साजिद भाई को देखकर मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि इनकी नज़रें आज बदली हुई लग रही थीं। मैंने इनसे कोई बात ना की और तेज़ी से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में मुझे बैठे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बाहर मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरा तो दिल कांप गया था। मैंने उठकर देखा तो बाहर साजिद भाई खड़े थे। अच्छा नहीं लगता था कि वो बाहर खड़े रहें। तब मैंने कहा, साजिद भाई क्या बात है, आपको मुझसे कुछ कहना है क्या? वो बोले, हाँ, तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो साजिद भाई ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। इनकी ये हरकत देखकर मैं तो परेशान हो गई कि कोई बहनोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने कहा कि साजिद भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मेरे बड़े भाई हैं और आप ही बीमार हैं। मैं यहाँ इनकी जिम्मेदारी के लिए आई हूँ। मगर साजिद भाई पर तो कोई और ही बहुत सवार था। वो मुझसे लड़ने लगे और मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे। तब मैंने इनके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली आई। साजिद भाई का तो गुस्से से बुरा हाल था। वो अपने कमरे में चले गए। बाजी बेचारी दवाइयों के असर में थी, इसे शायद इस शोर शराबे को सुनने की हिम्मत न थी। सुबह उठकर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ एक पल नहीं रहना चाहिए, फ़ौरन घर चले जाना चाहिए। मगर मेरी बहन की हालत मज़ीद ख़राब हो गई। सुबह सुबह बहनोई ने इन्हें गर्म दूध का गिलास भी दिया था, मगर इसके बावजूद इनकी खांसी और बुखार में कमी ना हो रही थी। इन्हें देखकर मेरा कलेजा कटने लगा था। शाम को साजिद भाई बाजी के लिए दवाई लेकर आए। मैंने इन्हें दवाइयाँ खिलाई और अपने कमरे में जाने लगी। बाजी को भी नींद आ रही थी। तब साजिद भाई ने मुझे रास्ते में ही रोक लिया। कहने लगे, मैं तो तुम्हें शुरू दिन से ही पसंद करता हूँ। तुम्हारी बहन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप से मैंने तुम्हारा रिश्ता मांगा तो कहने लगे कि पहले बड़ी बेटी की शादी करेंगे, इसके बाद ही हम छोटी की शादी करेंगे। मगर तुम मुझे शुरू से पसंद थी। साजिद भाई के मुंह से ऐसी अल्फाज सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, मगर मैं कुछ न बोली कि मेरी बहन बीमार थी। अगले दिन मेरी बहन की हालत मज़ीद बिगड़ गई, यहाँ तक कि इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि बाजी ने शदीद सदमा लिया है। इसी सदमे के कारण वो बीमार पड़ गई हैं। बुखार परेशानी की वजह से था और फालिज के भी चांस थे, जबकि बाजी को शदीद किस्म का हैज़ा भी था। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। अम्मी अबू भी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन इसी शाम बाजी हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस खबर ने तो जैसे मेरे सर पर सातों आसमां गिरा दिए थे। इस दिन मैं दहाड़े मार मार कर रोई थी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बाजी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएंगी। मैंने सोचा अब साजिद भाई जैसे इंसान को कभी भी मुंह नहीं लगाऊंगी। लेकिन ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है। ज़िंदगी इंसान को ऐसे ऐसे मोड़ पे ले आती है जिसका इंसान ने सोचा भी नहीं होता। एक शाम अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने साजिद भाई खड़े थे।
मैं इन्हें देखते ही डर गई। कहने लगे कि मैं तुमसे एक बात करूँगा और फिर चला जाऊँगा। इसके बाद मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। मैं समझ गई कि घटिया आदमी ने मुझसे क्या बात करनी है, मगर फिर भी मैंने सब्र का दामन थामे रखा कि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी। तब साजिद भाई ने बड़े ही ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे ना की तो अच्छा नहीं होगा। पहले भी तुम्हारा रिश्ता ना देने का अंजाम तुम्हारे सामने है, यानी तुम्हारी भाजी की मौत। और अब अगर इनकार करोगी तो सोचो क्या क्या हो सकता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि साजिद भाई इस कदर भी गिर सकते हैं। न जाने इनकी इस बात का क्या मतलब था, मगर मैं तो इनका लहजा देखकर डर गई। मैंने इनसे कुछ ना कहा, बल्कि अब मेरे पास खोने को कुछ ना बचा। मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई थी, अब मुझे साजिद से कोई डर नहीं था। अगले 1-2 दिन में इसने मेरा जवाब मालूम करने की कोशिश की, तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही तुमसे शादी करनी है। तुमने जो करना है कर लो। मेरी बात का साजिद पर कोई असर ना हुआ। इसने मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता तलब किया और न जाने इन्हें क्या बात की कि अम्मी अब्बू ने मेरी रजामंदी के खिलाफ ही मुझे साजिद के पल्ले बांध दिया। ये बात मेरे लिए बहुत ही अजियतनाक थी, मगर मैं क्या करती। साजिद जैसे घटिया इंसान का साथ अब मेरी किस्मत में लिखा गया था। शादी के बाद साजिद का रवैया मुझसे बहुत बुरा था। वो मुझसे हंसकर बात तक न करता, हर वक्त मुझे ताने देता और शक करता। वो एक नफसियाती किस्म का आदमी था। तब मैंने एक दिन इससे निजात हासिल करने की सोची, क्योंकि इसने मेरी बहन की जान भी ली थी और ये बात इसने खुद अपने मुंह से बोली थी। इस दिन जब इसने ये कहा था कि वो मेरी बहन को भी इनकार करने की सज़ा दे चुका है, तब मेरा खून खोल उठा था। मैं बर्दाश्त न कर सकी और मैंने इसकी जान लेने का सोच लिया था और फिर अपने मंसूबे पर अमल करके पहले ही इसे मारा और फिर इसे इस घर के सैन में ही दफना दिया। ये कहकर नफरत से इसने फर्श पर थूक दिया था। सारा नायतुल्लाह ने इस औरत को अंदर ले जाने का हुक्म दिया और फिर बैठकर इसकी फाइल बनाने लगे। मैंने कहा, सर मैं एक बात सोच रहा हूँ, आखिर आपको कैसे पता चला कि ये औरत ही अपने शोहर की कातिल है? कहने लगे, मैंने सारी उम्र इसी शोबे में गुजारी है। मैं जानता हूँ कि किसी इंसान के बात करने का मतलब और अंदाज क्या होता है। मैं बिना बताए इस दिन इस औरत के घर गया और अपने लहजे में इस औरत से बात की और इसे जैसे एक मुजरम घबरा जाता है। लेकिन फिर मैं इसलिए चुप रहा कि अभी तक कोई सबूत मेरे हाथ ना लगा था। सच पूछो तो मैं हिम्मत हारने लगा था, क्योंकि कोई सिरा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जिस दिन मैं दूसरी बार तुम्हारे साथ इस औरत के घर गया था, तुम्हें याद होगा कि मैंने दीवार पर एक चूंटी देखी थी और तुम्हें इस औरत को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये ख़ास किस्म की चूंटी थी जो सिर्फ वहाँ पाई जाती है जहाँ कहीं इंसानी लाश दफन हो, और ऐसी चिमटियाँ कब्रिस्तान में पाई जाती हैं। एक बार मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ था। वहाँ पर मैंने गहरे तरीके से कब्रिस्तान के माहौल का जायज़ा लिया, तो मुझे ये भी मालूम हुआ कि कब्रिस्तान के पास जो चिमटी मौजूद होती है वो दूसरी चिमटियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इसलिए जब मैंने कब्रिस्तान वाली चिमटी इस औरत के घर की दीवार पर देखी तो मैं समझ गया कि जहाँ आसपास ही कहीं मुर्दा दफन है। और वाकई ऐसा ही हुआ था। इस औरत की जगह बिताने पर सहन को खोदा गया था और वहाँ से इसकी शोहर की लाश निकाली गई। इसके बाद इस औरत को कानूनी सज़ा दी गई, क्योंकि इंसान के साथ जितना बड़ा भी जुर्म क्यों ना हो जाए, असूल यही है कि कानून को हाथ में ना लिया जाए। ये मेरा थाने में पहला केस था, इसलिए मुझे वो औरत नहीं भूलती। कभी कभी सोचता हूँ कि गलती किसकी थी, इस औरत की या इसके माँ बाप की, या इसकी अपनी, या फिर इसकी बहन की, या फिर इस माशरे की जो नाजुक रिश्तों के दरमियान कोई पहचान ही नहीं रखते। साली, आधी घर वाली, इस जैसे घटिया अल्फाजों ने हमारे दिमागों में से रिश्तों की पाकीज़गी ख़त्म कर दी है। आखिर में इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जवाब भी ज़रूर दीजिएगा।